खंड में हम लोग तीसरा पाठ घनानंद के दो पद अति सुदो स्नेह को मार्ग है आमो असुआ नहीं ले बरसो समझ चुके हैं। अब हम काव्यखंड में चौथा स्वदेशी कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन कवि। काव्यखंड में स्वदेशी कविता चौथा लेसन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन कवि। अब इसी के बारे में हम समझेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को, प्रेमधन की जन्म तिथि 1855 ईस्वी है और इनकी मृत्यु तिथि 1922 ईस्वी है। जन्म स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। उपनाम का मतलब होता है छोटा नाम। अब हम कहेंगे प्रेमधन तो होगा बद्री नारायण चौधरी। अब बद्री नारायण चौधरी का छोटा नाम तो प्रेमधन। प्रेमधन भारतेंदु जू के कवि रचनाकार है। यानी प्रेमधन उस समय लिखना शुरू किए जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे और हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे। प्रेमधन भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। यानी प्रेमधन ने भारतेंदु को अपना आदर्श मानकर लिखना शुरू किया। प्रेमधन कलात्मक अलंकृत गद्य लिखते थे। गद्य का मतलब होता है कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि। प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज एक संस्था की स्थापना की साहित्य से संबंधित। प्रेमधन ने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका, नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इस संपादन का अर्थ होता है कि इन्हीं के सानिध्य में सहयोग से इस पत्रिका की छपाई होती थी। कलकत्ता साहित्य सम्मेलन में सभापति रहे। कलकत्ता में साहित्य का सम्मेलन हुआ तो उसमें सभापति चुने गए थे। इस तरह पता चलता है कि ये छोटे मोटे साहित्यकार नहीं थे। प्रेमधन की रचनाएं प्रेमधन सर्वस्व में संगृहीत है, यानी उसमें शामिल है। प्रेमधन सर्वस्व एक पुस्तक है, उसी में प्रेमधन की सभी रचनाएं संकलित है। प्रेमधन नाटककार, निबंधकार, कवि और समीक्षक थे। नाटककार नाटक लिखने वाला, निबंधकार निबंध लिखने वाला, कवि कविता लिखने वाला, समीक्षक यानी किसी चीज की समीक्षा करने वाला। प्रेमधन के दो नाटक है, भारत सौभाग्य और प्रयागरामा गमन। यानी प्रेमधन ने दो नाटक लिखा है। जीर्ण जनपद एक काव्य प्रेमधन ने लिखा है। काव्य माने कविता। प्रेमधन की भाषा अवधी ब्रजभाषा खड़ी बोली है। प्रेमधन ने साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया। स्वदेशी कविता 10 दोहों का गुच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वदेशी में 10 दोहे हैं। दोहा 2 लाइन का होता है। स्वदेशी दोहों में नवजागरण के स्वर मुखरित है। यानी नवजागरण यानी आज़ादी के स्वर। जब हमारा देश गुलाम था उस समय स्वदेशी कविता लिखी गई है। तो उसमें इस कविता के माध्यम से प्रेमधन ने लोगों में नवजागरण यानी आज़ादी की भावना को जगाया है।
दोहों की विषय वस्तु स्वदेशी शीर्षक की सार्थकता प्रदान करती है। यानी दोहों का जो विषय वस्तु है स्वदेशी, यानी हमको अपने देश को समझना चाहिए, दूसरे देश को हमको नहीं समझना चाहिए। इसी के कारण स्वदेशी लिखा गया है, तो स्वदेशी कविता का सार्थकता मिलता है। सार्थकता माने नाम सही है। कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। उस समय देश गुलाम था, चारों तरफ विदेशी ही विदेशी वस्तु थी, तो भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती थी। हिंदू लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उपयोग भाषण कर रहे हैं, तो हिंदू को हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन हिंदू लोग विदेशी भाषा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। भारत के लोगों की बुद्धि चाल चलन विदेशी हो गई है। अंग्रेज़ों ने ऐसा चाल चला था कि भारत के लोगों की बुद्धि को, चाल चलन को अंग्रेजी बना दिया था। सपने में भी भारत में भारतीयता लेस नहीं है। यानी भारत में भारतीयता नाम की कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। भारत पूरी तरह से विदेश बन गया है। चारों तरफ देखिए तो विदेशी ही विदेशी चीज़, गांव नगर हाट में विदेशी वस्तु भरी पड़ी है, इसलिए हमारा देश विदेश बन गया है। भारत के लोग भारत का नाम सुनकर लजा रहे हैं, सुखचा रहे हैं, घिना रहे हैं। कोई कहता है भारत तो लजाने लगते हैं, भारत सुखचाने लगते हैं, भारत तो घिनाने लगते हैं। भारत के लोगों में गुलामी की चाह बढ़ गई है। यानी भारत के लोग गुलाम रहना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता बन गई है। नेताओं की धोती संभाल में नहीं आ रही है, तो देश को कैसे संभालेंगे। नेताओं पर व्यंग किया है। नेता धोती ढीला ढाला पहनते हैं, उनकी धोती ही संभाल में नहीं आती है, तो बड़ा देश को क्या संभालेगा। जो लोग मुंह पर बड़ाई या पीछे बुराई करते हैं, वैसे लोगों को कवि ने डफाली कहा है। यानी ऐसे भी लोग थे, अपने छोटी सी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों को मुंह पर बड़ाई करते थे और पीछे बुराई करते थे। तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोगों को कवि ने डफाली कहा है। अब स्वदेशी का सारांश हम थोड़ा सा आप लोगों को बता रहे हैं कि आएगा स्वदेशी कविता का सारांश लिखें। तो जिस समय हमारा देश गुलाम था, उसी समय की बात है। भारत में सभी चीज़ें विदेश यानी अंग्रेजी देश इंग्लैंड से बनकर आती थी, और अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाकर ऐसा बना दिया था भारत को, सब चीज़ें विदेशी ही भारत में दिखाई पड़ती थी। विदेशी दिखाई पड़ती थी, भारत में भारतीयता नाम की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना वेशभूषा त्याग दिया। सारा मोछ सरवाकर, दाढ़ी सरवाकर, केस कटवाकर, अंग्रेजों जैसा सफा चट बनकर, चश्मा लगाकर, हैट लगाकर, पैंट शर्ट लगाकर, साफ अंग्रेजी सा बनकर घूम रहे थे। तो अब लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया था कि भारत में रहने वाले हिंदू लोग अब हिंदू नहीं रह गए हैं, सब लोग अंग्रेजी ड्रेस में हैं। अब बाजार में जाइए, किसी दुकान पर जाइए, सब जगह विदेशी वस्तु भरी पड़ी है। भारत के लोगों को अंग्रेजों ने विदेशी भाषा अंग्रेजी पढ़ा दिया था, इनकी बुद्धि भी विदेशी हो गई। भारत में हिंदी भाषा को ये भूल गए। ये लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते थे तो अब भूल गए हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में भाषण करते हैं। तो यानी भारत में भारतीयता थोड़ी भी लेस नहीं है।
अब इनका कपड़ा देखिए विदेशी, आपको जूता मोजा विदेशी, घर देखिए विदेशी, सवारी देखिए विदेशी, यानी चारों तरफ विदेशी, और लोगों का चाल चलन भी विदेशी हो गया था। अब प्रेमधन इस चीज़ को समझा रहे हैं लोगों को कि हम लोग गुलाम रहेंगे तब हमारा देश बिक जाएगा, अब हम लोगों को आज़ाद होना पड़ेगा। इस दोहा के माध्यम से वे आज़ादी की भावना जगा रहे हैं और हमारे देश के नेताओं पर बड़ा व्यंग करते हुए इन्होंने कहा है कि देश के जो नेता हैं ढीला ढाला धोती पहनते हैं, और जब कपड़ा ढीला ढाला पहनते हैं उनसे कपड़े संभाल में नहीं आता है, हाँ तो कपड़ा सरियाने में लगा रहता है, तो हमारे भारत देश को कैसे संभाल पाएगा। ये नेताओं की विशेषता है हमारे देश में, अपने ही स्वार्थ में लगे रहना। और कुछ लोग ऐसे हैं भारत में अंग्रेजों के पीछे पीछे घूमते हैं अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा धन के लिए, उनके मुंह पर बड़ाई करते हैं, अब पीछे आते हैं तो बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने डफाली कहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम प्रतिदिन कहते हैं आपसे, आप इसको पढ़कर किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिलाकर संतुष्ट हो जाइए। संतुष्ट हो जाते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।